गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम 10th क्लास की अपनी 20वीं वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और 9.1 प्रश्नावली हमारी कंटिन्यू चली रही है। तो हमने 8वां सवाल कर लिया था और 8वें सवाल के बाद मैंने आपको ये कहा था कि आप उसको पूरा करेंगे और आ गया होगा आंसर आपका। तो अभी जैसा मैंने देखा है उसमें 4 आया है ना, BD का मान और AC का मान निकाला तो आपने 4 आया, तो दोनों सेम है। तो हम वहाँ पे लिख देते हैं कि भाई चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी समान हैं, अतः यह एक वर्ग होगा, है ना। ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए 9वां क्वेश्चन है, सवाल पढ़िए, सवाल बुक आपके सामने है और उसको पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए एक बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है -a और -a, और तीसरा बिंदु है √3a माइनस का √3a और प्लस √3a। ठीक है, ये बिंदु हमें दिए गए हैं और फिर हमसे कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए सबको पता होगा, ये 9th क्लास में 8th क्लास में 7th से 6th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास और उस त्रिभुज को हमने ABC से डिनोट कर दिया, तो अगर हम किसी त्रिभुज को ABC से डिनोट कर रहे हैं, त्रिभुज ABC बन गया, तो AB भुजा का मान, BC भुजा का मान और CA भुजा का मान या AC भुजा का मान, ये तीनों मान समान आने चाहिए। अगर ये तीनों मान समान आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन मान लीजिए चेंज करके दे देता है, समद्विबाहु की बात कर लेता है, तो क्या होगा, दो भुजाएं समान आएंगी, एक अलग आएगी। अब वो कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं, ये दोनों समान आ सकती हैं, ये दोनों आ सकती हैं या ये दोनों आ सकती हैं। लेकिन जब समबाहु कह रहा है तो समबाहु में तो भाई तीनों भुजाएं समान आएंगी, चाहे कुछ भी आए, कोई भी वैल्यू आती है सेम आएंगी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको हमने A बोल दिया, ये B है और ये C है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं AB के लिए। तो AB के लिए सूत्र वही है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बन गया x1 y1, ये बन गया x2 और y2। इसमें मान रख दो तो ये वैल्यू आ जाती है x2। देखिए x2 क्या आ रहा है, -a। मैंने पहले भी कहा था, अभी जैसे कई बार जब हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, क्लास के अंदर बात कर रहे थे, तो कई बार क्या हुआ है, बच्चों ने जो छोटी मोटी गलती की है, वो गलती क्या हो जाती है कि जल्दबाजी में कोई उल्टा पुल्टा मान रख दिया, तो यहाँ आंसर आपके चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत आराम से ये जो वैल्यूज़ रख रहे हैं ना, उस टाइम पर जब आप मान रख रहे हैं, कैलकुलेशन में आप फटाफट कर सकते हैं, लेकिन मान रखते टाइम बहुत ध्यान से, पूरा ध्यान रखते हुए फिर काम करना है। x2 की जगह पे -a है, माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस है, एज इट इज़ आ गया माइनस, है ना। x1 की जगह पे a आ रहा है, तो x1 की जगह पे a आ गया, प्लस y2 आया, y2 की जगह पे -a है, फिर माइनस आ गया, ये y1 है, y1 की जगह पे a रख दिया, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखिए, ये -a है, ये -a है, तो माइनस और माइनस दोनों समान चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2a का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से माइनस माइनस हो गया, ये माइनस का 2a का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, 4a स्क्वायर, यहाँ पर 4a स्क्वायर, सही है। इनको जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो a है, a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर तो बाहर आ जाता है ना, a स्क्वायर बाहर आ जाता है तो a बन जाता है, तो अंदर क्या रह गया, केवल √8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा हल करने की ज़रूरत है भी नहीं, इसको यहीं छोड़ दिया और ये मान आ गया, बस ये आंसर। इसी टाइप से अब हम निकाल लेते हैं BC का मान। अब BC निकालते हैं तो BC में क्या आता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर AB लिखा तो इसके आगे एम्प्लाइज दैट कर दिया, ये भी लिख दिया, यहाँ भी कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बोर्ड में जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो कई बार तो केवल वो आंसर देख के ही कॉपी चेक कर देते हैं। कुछ होते हैं टीचर्स ऐसे, बाकी कुछ क्या करते हैं, एक एक चीज़ को ही नोटिस करते हैं कि ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, इसका आधा नंबर उड़ा दिया। तो कई बार आपने देखा होगा, कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मैंने पूरा पेपर सही किया है, सारे क्वेश्चन सही है मेरे, लेकिन उसके बाद भी उसके नंबर जो 96-97 पे ही रह जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हैं, इनके वो आधे नंबर उड़ा देते हैं, है ना। 3-4 क्वेश्चन पे आधा नंबर उड़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, इकाई नहीं लिखी। अब जैसे यहाँ पे है, ये है, इस पे इकाई लिखना है। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक हैं जिनके नंबर कुछ टीचर्स नहीं काटते हैं पर कुछ काट भी देते हैं।
तो हम उनको, भाई जिसने काट लिया है उसने ऑथेंटिक काटा है, उसको गलत नहीं कहेंगे कि उसने नंबर क्यों काट लिए, काट सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कोई इस पे ध्यान देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपको इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करके आनी है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो हम पहले से ही इसको हाईलाइट रखेंगे, तो हम ऐसी कोई मिस्टेक करेंगे ही नहीं जिससे हमारा कोई आधा पौन नंबर भी काट सके। ठीक है, तो देखते जाएं इधर। फिर आते हैं हम BC, ये निकालना है। अब यहाँ पर अब क्या है, अब देखो B और C की बात हो रही है ना। तो पहला बिंदु क्या बना, B। मैं बार बार वही आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो पहला बिंदु बन गया है वो B है। टेस्टर कहाँ रख दिया, तो पहला बिंदु हमारे पास है B और दूसरा बिंदु है C। तो ये तो x1 y1 बन गया और ये वाला x2 y2 बन गया, सही है ना, x2 y2 बन गया। अब इसमें मान रखिए, तो x2 की जगह पर क्या चल रहा है, -√3a, है ना, ये वाला। और x1 की जगह पे क्या चल रहा है, ये वाला। तो माइनस है यहाँ पे पहले से ही, एक माइनस हमने लगा दिया तो ये प्लस का हो गया, तो a²। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर भाई x2 है, x2 की जगह पर -√3a, तो -√3a आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है x1 की जगह पर माइनस आया तो ये वैल्यू बन गई। फिर उसके बाद आते हैं y2 पर, y2 की जगह पर √3a, तो √3a आया। फिर माइनस आ रहा है y1 की जगह पर माइनस, तो माइनस और माइनस ये प्लस के a हो गए। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद में ये इसको अब आप जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आती है, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो अब इसको होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बाकी √3a होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर ज़्यादा सही रहेगा। a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ये माइनस का है तो इसको उल्टा पढ़ना, ये माइनस आगे लिख दिया, ये प्लस बाद में लिखा हुआ है, तो a - b का होल स्क्वायर है और ये a + b का होल स्क्वायर है। a - b के होल स्क्वायर से इसको खोलते हैं तो a² माइनस का 2a और b, है ना, ये दोनों गुणा हो गए, फिर उसका 2 से गुणा हो गया, फिर प्लस b² करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3a² हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, a का स्क्वायर a हो गया। फिर इधर आ जाएं, यहाँ पर a² तो 3a², b² तो a², फिर 2ab तो +2 √3a × a। अब देखिए ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, दोनों कट गए, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कट गया है, तो बचा क्या, केवल स्क्वायर बच रहे हैं। गिन लो इनको, कितना है भाई, 3a² और 3a², 6a² हो गए, 7a² हो गया, 8a² हो गया, तो कितने आ गए, 8a²। सही है, ये 8a² हो गया। अब देखो ये भी तो यही था 8a², फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया। अब यहाँ पर भी यही काम करना है, तो यहाँ पर आ जाता है BC बराबर a कॉमन निकाल लिया, √8 हो गया, और ये क्या है, ये इकाई है, तो ये BC का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से हम CA का मान निकालते हैं, या AC का। अब मैं यहाँ निकाल लेता हूँ उसको, ये लाइन थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो AC यहाँ निकाल लेते हैं। अब इसका मान, सूत्र वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। और अब क्या काम करेंगे, देखिए A और C, तो A ये रहा, C ये रहा। पहला बिंदु है A तो x1 y1 आ गया, दूसरा बिंदु है C तो x2 y2 हो गया। अब कंडीशन क्या आती है कि जब आप AC का मान निकालते हैं तो x2 की जगह पर क्या आ रहा है, x2 की जगह पर -√3a, माइनस x1 की जगह पर क्या आ रहा है, a का स्क्वायर, फिर y2 की जगह पर क्या आ रहा है, √3a, माइनस y1 की जगह पर क्या आ रहा है, a, ये भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ रही है, थोड़ा सा ये बड़ा भी हो रहा है ना, तो यहाँ थोड़ा सा देखना आप, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो ये जो माइनस कॉमन निकलेगा बाहर, अगर इस माइनस को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों की संख्याएं प्लस हो जाएंगी, और माइनस जब बाहर निकल के आता है तो स्क्वायर के कारण वो प्लस हो जाता है। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाती है √3a प्लस a का स्क्वायर और √3a और माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पता ही आपको ऐसे ही खोलेंगे जैसे ये आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे, तो एक तो प्लस में आएगा इस प्रकार का, एक माइनस में आएगा इस प्रकार का, दोनों कट जाएंगे, फिर ये स्क्वायर मिलेंगे आपको खूब सारे। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये काम हम पहले कर चुके हैं,
तो यहाँ से भी हमको क्या प्राप्त होगा, 8a² मिलेगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब a² को आप बाहर निकाल लेते हैं, तो AC बराबर a और अंडर रूट 8 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इकाई है ना, वही बात कर रहे हैं हम अभी, तो ये इकाई में आ गया। अब AB का मान भी a√8 आया, BC का मान भी a√8 आया, AC का मान भी a√8 आया। अब देखिए त्रिभुज की भुजाओं की तो बात हो रही है, तो हमने AB का मान निकाल लिया, हमने BC का मान निकाल लिया, हमने CA का मान निकाल लिया, तीनों मान सेम ही तो आए हैं। जब तीनों मान सेम हैं तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था, तो ये कंडीशन हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, या मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से उतारना है इसको, लिखना है इसको, क्योंकि इसके नीचे ये आएगा, फिर इसके नीचे ये आएगा, है ना, फिर इसके नीचे ये आएगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर CA, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है और इसको आप नोट करिए। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कंडीशन आ रही है। 10वां क्वेश्चन, 10वें में आया है, क्वेश्चन पढ़िए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 और 7 और 3 और -3 संरेख हैं, है ना। तो पहले तो आप ये टॉपिक समझिए, पहले तो मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि 1 और 1 आया, फिर -2 और 7 आ रहा है, तो -2 और 7 है। फिर तीसरा बिंदु हमको दिया हुआ है 3 और -3, 3 और -3 ये दिया हुआ है। 3 बिंदु है हमारे पास, तीनों बिंदु संरेख हैं। तो पहले तो टॉपिक हम इस बात पे विचार करें कि भाई संरेख क्या होता है। संरेख वर्ड आया है ये, संरेख, है ना। पहले तो हम इस बात के ऊपर विचार करते हैं कि भाई संरेख होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि संरेख क्या होता है तो क्या क्वेश्चन करेंगे, मतलब ही नहीं है, भूल जाएंगे। तो रटना भी नहीं है किसी चीज़ को कि भाई ये सवाल ऐसे हो गया, ये सवाल ऐसे हो गया, समझिए पहले इसको। संरेख का मतलब होता है कि अगर कोई रेखा है और उस रेखा पर कोई रेखाखंड है, कोई रेखा है, कुछ भी है, और उस रेखा पर ये 3 बिंदु हैं, तो ये 3 बिंदु हैं, जैसे ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया। अब कहीं भी हो सकते हैं, ये तो मैंने क्रम से लिख दिया इसको ऐसे, पर हो सकता है B यहाँ पे हो, A यहाँ पे हो, या C यहाँ पे हो, A यहाँ पे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब हम संरेख की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कितने भी बिंदु हों, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, वो एक ही रेखा पर होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई कहता है क्या 2 बिंदु संरेख होते हैं, तो 2 बिंदु संरेख होते हैं, क्योंकि 2 बिंदु हैं कहीं पर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, आप दोनों को मिला दो, फिर चाहे लाइन को यूं कर दें, टेढ़ा कर दें, चाहे लाइन को यूं कर दें, वो दोनों बिंदु हमेशा एक लाइन पे ही आएंगे, है ना। तो 2 बिंदु तो हमेशा संरेख हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 2 बिंदुओं में। लेकिन दिक्कत चालू होती है तीसरे बिंदु से। तीसरा बिंदु कहीं भी हो सकता है, तीसरा बिंदु जरूरी है यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब अगर ये 2 बिंदु तो एक लाइन में आ रहे हैं, तीसरा बिंदु अलग आ गया, साइड में आ गया, है ना, तो इसको मिलाने के लिए तो ये लाइन यूँ बन जाएगी, सीधी थोड़ी रहेगी फिर ये लाइन, ये तो टेढ़ी हो जाएगी। ये इधर आई फिर यूँ गई तो ये टेढ़ी हो गई, त्रिभुज जैसा बन गया, तो ये संरेख नहीं कहलाएगा। तो आपसे ये कहा जाता है कि भाई संरेख की परिभाषा क्या होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई संरेख ऐसे बिंदु होते हैं यदि 3 बिंदु, है ना, 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित होते हैं तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। ये बात भी ठीक है, लेकिन अब हम इसको प्रूफ कैसे करें, ये सवाल है। आप कैसे सिद्ध करेंगे इसको कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए अब इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है हमारा कि मान लीजिए, जैसे अभी मैं केवल बता रहा हूँ मानने के हिसाब से, कि मान लीजिए हमारी ये लाइन 10 सेंटीमीटर लंबी है ना। ये लाइन हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी का मान हमने निकाल लिया इसी विधि से कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, और ए बी का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया।
ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। और फिर हमने BC का मान निकाला और ये दूरी जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई। बात समझ में आ रही है? टोटल कितनी है? 10 सेंटीमीटर AC। और AB का मान निकाला, कितनी आ गई? 7। BC का मान निकाला, कितनी आ गई? 3। जब इन दोनों का योग करेंगे तो यही प्राप्त हो रहा है ना। तो अगर ये दूरी और ये दूरी अगर इनको जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद जो आंसर हमको प्राप्त हो रहा है वो कंप्लीट वाला प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा होता है तब तो ये कहलाएंगे संरेख। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई भी 2 टुकड़े लिए और उन 2 टुकड़ों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद वो रेखा कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंप्लीट डायग्राम के हिसाब से आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब तो वो संरेख कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो संरेख नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें देखेंगे। जरूरी नहीं कि 7 आए, 3 आए, 10 आए, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, अभी तो हम कैलकुलेट करेंगे जब पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो इसको हटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पहले 2 बिंदुओं की। जैसे इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। अब निकाल लेते हैं AB। तो AB के लिए काम करना है। AB के लिए करते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें मान रख देते हैं। तरीका वही है सारा, है ना, पूरी प्रश्नावली सेम तरीके पे चल रही है। x2 माइनस x1, अब देखो पहले A है फिर B है, तो इसको तो हमने मान लिया x1 y1, इसको हमने मान लिया x2 y2। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। x2 की जगह पर -2, x1 की जगह पर 1, फिर y2 की जगह पर 7, y1 की जगह पर 1, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाता? -3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाता? 6 का स्क्वायर। तो ये -3 हो गया तो -3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6 बच गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आती है? ये तो बन जाता है 9, और 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 36। 36 और 9 कितने हो गए? 45। ये 45 आ गए, और ये मान किसका है? AB का। तो यहाँ लिख देते हैं AB, फिर यहाँ भी AB, और यहाँ भी AB, और ये इकाई में। क्योंकि अब इकाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता वो सेंटीमीटर है या मीटर है, किलोमीटर है, क्या पता क्या है, तो इसलिए हम इसको इकाई लिख देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं BC पर। देखो अब यहाँ निकालते हैं BC, और BC का सूत्र बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें मान रखते हैं। तो अब देखो B फर्स्ट है ना, B पहला बिंदु आ रहा है और C दूसरा बिंदु आ रहा है। तो ये तो x1 y1 बन गया, और ये वाला x2 y2 हो गया। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ रही है। अब इसमें आप मान रखिए। जब इसमें मान रखते हैं तो कंडीशन वही है ना, मान रखने की कंडीशन वही जैसे आपने पहले कर रखा है कि x2 की जगह पर 3 आ रहा है, x1 की जगह पर प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो इसका है सूत्र का, और माइनस ये वाला भी है, तो ये प्लस का आ गया। फिर y2 की जगह पर -3 है, y1 की जगह पर क्या है? 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाता है 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाता है 5 का तो 25 हो गया, और 10 का 100 हो जाएगा। दोनों मिलके आ जाते हैं 125। ठीक है, ये BC का मान हो गया। यहाँ BC लिख देंगे, यहाँ BC लिख देंगे, ये भी BC आ जाएगा, और ये भी आ गया। अब ये क्या है? √125 इकाई। रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें सीधा ही हो जाता है। और अगर निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे उसको कैलकुलेट करेंगे, जब चेक कर लेंगे कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं। अब AC निकालिए, है ना, 3 बिंदु हैं हमारे पास। तो पहले हमने AB निकाला, फिर हमने BC निकाला, फिर हमने AC निकाला, ये काम कर रहे हैं। अब A की जगह पर x1 y1 पहले से आ रहा है, देखो A पहला बिंदु बन रहा है, C दूसरा बिंदु बन रहा है, तो A की जगह पर तो x1 y1 आ गया, और C की जगह पर x2 y2 आ गया। सिंपल, कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कंटिन्यू वही सवाल। 6 से लेकर अब तक के सवाल कंटिन्यू एक जैसे चल रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि इनकी प्रैक्टिस तरीके से करनी है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस ये एक
मेन इसके अंदर रहता है गड़बड़, कि जल्दबाजी में कई बार कैलकुलेशन कर देते हैं, ये सोचते हैं कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता है कई बार जो गलती होती है ना वो कठिन क्वेश्चन पे नहीं होती है। कठिन क्वेश्चन पे तो सबका दिमाग एकदम फॉरवर्ड चलता है, लेकिन सरल क्वेश्चंस पे कई बार गलती कर देते हैं हम। तो ये AC बराबर, अब देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 है। अब x2 मतलब यहाँ पर आ रहा है 3, है ना, और x1 की जगह पर 1 चल रहा है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर y2 की जगह पर -3 आएगा, फिर माइनस y1 की जगह पर 1 आएगा, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब AC बराबर, यहाँ से तो आ गया 2 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया -4 का स्क्वायर, तो AC बराबर 4 + 16, और कितना हो गया, AC बराबर 20 हो गया, है ना। ये इकाई लिख दिया इस पर, और ये हमारा यहाँ तक का मैटर जो था वो कंप्लीट हुआ। अब मैटर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ तो अभी हम पहुँचे ही नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ये संरेख हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम संरेख की बात कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई AB, ये जो 3 बिंदु हमको दे रखे हैं ABC, क्या ये संरेख है। तो संरेख की कंडीशन का पता कैसे चलेगा, इसका पता लगाने के लिए आपको ये करना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा यही दिख रहा है कि भाई 120 है, इस 125 है, तो ये जो रूट 125 आ रहा है, क्या इसका मान इन दोनों के योग के बराबर आ रहा है क्या। मतलब ये सबसे बड़ी राशि आ रही है ना, ये सबसे बड़ी राशि क्या इन दोनों के योग के बराबर आ रही है क्या, AB और AC के योग के बराबर है क्या। ये नहीं पता, करिए इसको, देखिए हम चेक करते हैं कि भाई BC बराबर, चेक करके देख रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो ये संरेख होगा, और अगर नहीं हुआ तो भाई ठीक है, देखते हैं। तो हम इसको ये ले लेते हैं कि मान लीजिए हम पहले ऐसे कर लेते हैं कि BC बराबर AB + AC। अब BC की जगह पर तो आ गया रूट 125, है ना, BC का मान रख दिया रूट 125। AB का मान क्या आ रहा है √45, AC का मान क्या आ रहा है √20। अब कोई देखता है इसको, यूं ही देखता है, तब तो कहेगा भाई बराबर थोड़ी ही है, 45 और 20 को जोड़ेंगे तो 65 आएगा, और यहाँ तो 125 आ रहा है, बराबर नहीं है, तो ये संरेख नहीं है। वो तो ये सोचेगा, लेकिन अभी गड़बड़ है, ये सिंपल संख्याएं नहीं है, रूट आ रहा है, तीनों के ऊपर रूट आ रहा है ना, तो आप इनके टुकड़े करेंगे, रूट को पहले सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ज़रूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो इस 125 को हम 25 × 5 लिख सकते हैं क्या, 25 × 5 = 125 होता है ना, तो 125 को हम 25 × 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर ये जो 45 है इसको 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45 हो गया। इसी तरीके से ये जो रूट 20 आ रहा है इसको 4 × 5 = 20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कई जने सोच रहे होंगे भाई ये क्या मैटर चल रहा है, क्यों लिख दिया। अब क्यों लिख दिया अभी देखिए पता चलेगा। ये जो 25 है इसका तो अंडर रूट निकल जाता है, तो रूट से इसको निकाल के बाहर कर दिया, तो ये क्या बन गया 5 √ 5। भाई रूट 5 का तो नहीं निकलता ना, तो रूट 5 को यहीं छोड़ दिया। फिर ये जो 9 है, 9 का भी अंडर रूट हो जाता है, 9 का अंडर रूट हो गया तो 3 बाहर आ गया, 3 √ 5 हो गया, सही है ये बात। फिर इधर आ जाइए कि ये जो आ रहा है 4 है, 4 को हमने लिख दिया 2 √ 5। अब देखिए इनको, अब जैसे कई बच्चे हैं जिनको, अब जैसे मैं ऑफलाइन में जब ले रहा था तब भी मेरे पास ये समस्या आ जाती थी। कई बच्चे कहते थे कि अब हमको योग करना नहीं आ रहा है इसका, मतलब ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ तो 5 √ 5 आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब कई जने क्या कहते थे, सर ये जोड़ कैसे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही बात। तो कैसे जोड़ रहे हैं, देखिए अगर आपको योग करना नहीं आता है रूट वाली संख्याओं का तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये √5 है, ये भी √5 है, कॉमन निकाल लो, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो √5 को कॉमन निकाल लिया, है ना, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, कॉमन निकाल लिया। √5 बाहर आया तो क्या बच गया यहाँ से 3, और यहाँ से क्या बच गया 2। देखो ध्यान से, √5 और √5 आ रहा है, √5 को आपने कॉमन निकाल लिया, √5 जब कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा 3, और यहाँ से क्या बचा 2, ठीक है। अब ये 3 और 2 कितने होते हैं, ये भी आता है कि नहीं आता, 3 और 2 कितने होते हैं, ये भी नहीं आता तो लाइन खींच लेना भाई, ये छोटी क्लास में पढ़ा था 1 2 3 1 2 दोनों को गिन लिया, है ना, तो ध्यान रखें। अब यहाँ जाता है 5 √ 5, ठीक है, यहाँ तक कि इतनी गिरी स्थिति में तो कोई भी नहीं होगा, है ना कोई बात नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। तो ये थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये थ्योरी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जब अभी हम 8वीं प्रश्नावली करेंगे
और आगे अपनी कैलकुलेशन वाली प्रश्नावली करेंगे तो उसमें आपको ये वाली विधि जो है ना वो काम आएगी। ठीक है, अगर आपसे कॉमन नहीं निकल रहा या मतलब ये जोड़ना नहीं आ रहा तो आप कॉमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों संख्याओं को बाहर निकाल लें, जो भी सेम है उसके बाद जो भी बच जाता है उसको लिख देते हैं और ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। अब देखिए जब दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई तो हम क्या लिखेंगे, अतः तीनों बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब नीचे जगह है नहीं फिर आपको देखने में भी दिक्कत आएगी, तो इसको हम लिख देते हैं कि अतः तीनों बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी संरेख होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है। अब आप इसको पॉज करते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको करिए, उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। 11वां सवाल है और 12वां सवाल है। दोनों सवाल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, तो पहले अब लिख लिया होगा आपने, मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम पहले बात करते हैं। 11 और 12 दोनों सेम हैं, एक जैसे ही हैं, लगभग कॉन्सेप्ट एक जैसा है दोनों का। सवाल को पढ़िए आप, थोड़ा सा देखिए। देखिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आ रहा है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है पहले पढ़िए, देखिए पहले। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर कि जैसे ही ग्राफ बनाते हैं आप, तो ग्राफ में ऐसे ही ग्राफ को आप 4 हिस्सों में बांट लेते हैं ना, तो ये वाला जो अक्ष होता है, ये वाला, ये एक्स अक्ष होता है, ये सब जानते हैं। और इस एक्स अक्ष में ये तो नेगेटिव वाला होता है, इधर वाला ये पॉजिटिव वाला होता है। इधर प्लस की संख्याएं चलती हैं, इधर नेगेटिव वाली चलती है ना, माइनस वाली चलती हैं। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और 5, -2 और -5, एक तो बिंदु ये दे रहा है, और 2 और -3, तो 2 और -3 से समान दूरी पे होगा। मतलब ये बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि भाई ये -2 और -5 आ रहा है, तो x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो ये जो बिंदु है ना वो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट, इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, तो ये थर्ड के अंदर है। x प्लस का है, y माइनस का है, तो x पॉजिटिव यहाँ होता है, y माइनस यहाँ पे होता है, तो वो यहाँ पे होगा। सही है, तो दो बिंदु हमारे पास हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, संकेत करने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं हमें इसको डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमसे इतनी बात कही है कि x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, x अक्ष पर वो बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, x अक्ष पर होगा। लेकिन वो अब कोई बिंदु अगर x अक्ष पे होता है तो आपको अच्छी तरह पता है कि x अक्ष पे होने वाले बिंदु में y का मान नहीं होता। होता है क्या y का मान? y का मान क्या होता है? 0 होता है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, इस बिंदु को मैंने p नाम दे दिया, p नाम दे दिया इसको, और इस जगह पर अगर कोई बिंदु है तो उसको हम x1 और 0 ही तो बोलेंगे। इसके जो निर्देशांक है वो मान लेते हैं कि ये निर्देशांक तो x1 मान लिया या x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x ले लिया हमने, इसको x ले लिया। और y का मान क्या आ गया? y का मान 0। क्यों ले लिया? क्योंकि x अक्ष की बात हो रही है और x अक्ष पे y नहीं होता, y 0 होता है। अगर आप ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव आएगा, नीचे जाओगे तो y नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप इस रेखा के ऊपर चल रहे हो तो आपको y नहीं मिलेगा, y 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है ये? बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर वो क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए इसको तो हमने A बिंदु कह दिया, इसको हमने B बिंदु कह दिया, और P बिंदु है, तो जैसे P बिंदु तो यहाँ पर है, A बिंदु यहाँ पे है, B बिंदु यहाँ पर है। अब ये जो P बिंदु है ना, ये इन दोनों से समान दूरी पे है, तो P A का मान निकालेंगे, P B का मान निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, बस आ जाएगा मान। यही काम करना है। तो हम ये मान लेते हैं, पहले हम लिखेंगे कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु P, x अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 है। ठीक है, ये मान लिया। फिर उसके बाद में अब A और B बिंदु के निर्देशांक हमको दे रखे हैं, है ना, इनसे मान निकाल लेते हैं।
तो हम पहले निकाल लेते हैं पी ए का मान। अब पी ए बराबर क्या होगा, सूत्र लगाइए, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ गया। इसके बाद में इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। अच्छा, अगर आप ये देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो 30 मिनट्स पूरे हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा तो ये वीडियो यहाँ स्किप होगी। और अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है।